हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लेकर आ गए हैं फिर से क्लास 12 फिजिक्स का 12th चैप्टर जो है परमाणु, जिसका ये वन शॉट वीडियो है। और इसमें हम केवल इस चैप्टर के जितने भी VVI प्रश्न हैं उसको इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर केमिस्ट्री का तो आपने वन शॉट वीडियो सभी चैप्टर का बना दिया है, बट फिजिक्स में अभी 12th जो 13 और 14 चैप्टर हैं, ठीक है, 3 चैप्टर बचे हुए हैं, उसका भी करा दीजिए। तो मैंने सोचा बिल्कुल सही बात है, तो जल्दी से मैंने कोशिश किया। देखिए ये 18 तारीख आज ही के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस दिन मुझे अभी इस वीडियो को शूट करने के बाद एग्जाम देने मेरा जाना है। फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर इतना मेहनत किया जा रहा है तो मैं यही कहूँगा कि सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि वीडियो पसंद है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि इस चैप्टर के कितने VVI प्रश्न हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी को हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने इस चैप्टर के पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न पे। तो हमने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है, देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में नहीं पूछा है, फिर से 19 में, 20 में, फिर से 22 में, फिर से 23 में, लगभग ये हर साल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल स्पष्ट कीजिए। तो हाइड्रोजन परमाणु का जो बोर मॉडल है इसको आपको बताना है। मैं नीचे आपको क्वेश्चन साइड में या नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। तो अब हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें बताना है। देखिए यहाँ पे सिंपल में यहाँ पे कहा गया ना, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल को स्पष्ट कीजिए। इसी को हम नाम से जानते हैं बोर का परमाणु मॉडल, या तो आप बोर का परमाणु मॉडल कहें या आप कह सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये देखिए जब भी पूछता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 5-5 नंबर में ये पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है, एक एक करके हम समझेंगे। इसको सभी को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। नोट्स में आपको नोट डाउन करते हुए आपको चलना है, निश्चिंत रहिएगा। एक एक बात आपको, छोटी छोटी बात भी समझ में आएगी। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए हमने लिख दिया है हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, या इसे ही बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है नील बोहर, इसे ये बोहर का परमाणु मॉडल भी कहा जाता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए नील बोहर एक नामक वैज्ञानिक थे। तो नील बोहर ने, ठीक है, या नील बोर भी कह सकते हैं, तो नील बोहर ने रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल में संशोधन करके एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसका मतलब समझ में आया। देखिए जब ये मॉडल दिया, बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया, इससे पहले रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दे दिया था। तो नील बोहर ने क्या किया, जो नील बोहर हैं उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां थी उन सभी कमियों को दूर करके, तब जाकर जब दूर किया उसके बाद एक मॉडल प्रस्तुत किया, और उसी मॉडल को नील बोहर ने नाम क्या दिया, बोर का परमाणु मॉडल, या हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। समझ रहे हैं, वही बात हमने लिखा है कि नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन करके, संशोधन मतलब उसमें जो कमियां थे उसको सुधार कर, ठीक है, संशोधन करके एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। पहली बात आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात, फिर से इस मॉडल में हमें क्या क्या बताया गया उसको समझ लेते हैं। हमने लिखा है इस मॉडल के निम्नलिखित बिंदु हैं, ठीक है। इस मॉडल में निम्नलिखित बिंदु का मतलब कि इस मॉडल में हमें बहुत कुछ बातें बताई गई हैं, उसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। इसके जगह पे आप लिख सकते हैं कि इस मॉडल के अनुसार, उसके बाद हेडिंग वाइज आप डालकर लिख सकते हैं। समझ रहे हैं। तो इस मॉडल में निम्नलिखित बिंदु हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा बिंदु क्या है, देखिए सबसे पहला हमारा है कि जो इसमें पहला बोर का परमाणु मॉडल में हमें यही पहला बात बताया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। इन कक्षाओं को निश्चित कक्षा या अनुमत कक्षा कहते हैं। याद रखेंगे, इसी कक्षा को क्या कहते हैं, अस्थाई कक्षा भी कहते हैं। क्या हम कहते हैं, इन्हीं कक्षाओं को अस्थाई कक्षा भी कहा जाता है, अस्थाई कक्षा, ठीक है। अब ये क्यों में हम बता रहे हैं, क्योंकि अस्थाई कक्षा आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मैं नीचे क्वेश्चन भी दिखा दूंगा अस्थाई कक्षा पर किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं,
कि अस्थाई कक्षा किसे कहते हैं, ऐसे आपसे पूछा गया है। तो अस्थाई कक्षा किसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं और उन कक्षाओं को ही निश्चित कक्षा या अनुमत कक्षा या अस्थाई कक्षा कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिगर से हम समझ लेते हैं। देखिए, हम ये जानते हैं कि कोई भी परमाणु है, ठीक है, ये एक परमाणु है और परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। और हम जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और इन्हीं कक्षाओं में क्या होते हैं, इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार इसमें होते हैं। इन्हीं कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अस्थाई होते हैं। बात सही हम कह रहे हैं। तो यही बात कहा जा रहा है कि क्या इसमें कहा जा रहा है, वही बात कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ये रेड आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के ही तो चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं और इन्हीं कक्षाओं को, ये जो कक्षाएं दिखाई रहे हैं, इन्हीं कक्षाओं को अस्थाई कक्षा कहा जाता है। मैं आशा करता हूं कि पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं दूसरे पर। दूसरा इस मॉडल में कहा गया कि इन कक्षाओं को KLM से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो पहली कक्षा है तो इसको हम K से दर्शाएंगे, दूसरी कक्षा को L से, तीसरी कक्षा को M से, चौथी कक्षा आएगी उसको N से, पांचवी, इस तरीके से हम KLMNOP इस तरीके से हम दर्शाते हुए चलेंगे या प्रदर्शित करते हुए चलेंगे। समझ गए। तो पहली कक्षा को हम कह सकते हैं K कक्षा है, दूसरी को L, इस प्रकार। तो यही बात कहा गया कि इन कक्षाओं को KLMN से प्रदर्शित करते हैं। डैश कर देंगे कि मतलब और भी आगे जितने भी होंगे उसके, ठीक है, परंतु मुख्यतः 4 ही कक्षाएं होती हैं। आते हैं अगले पर। अगला समझिएगा, कहा जा रहा है कि एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। क्या है, क्योंकि मान लेते हैं सपोज दैट ये एक नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये पहली कक्षा है। तो इस कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये पहली कक्षा है, तो इस कक्षा में मान लेते हैं सपोज दैट 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होगी ना, वो क्या होगा, इक्वल होगा, समान होगा। ठीक है, यही बात कहा जा रहा है कि प्रत्येक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो होगी ना, वो समान होगी। बात बिल्कुल सही है। एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान होती है, बिल्कुल सही बात है। ये भी बात हम समझ लिए। चौथा कहा गया कि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। ये थोड़ा सा डीप में आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है, ठीक है, उस बल को अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। अब वो कैसे करता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, अपकेंद्र बल कैसे नियंत्रित करता है, देखिए ये समझिएगा। ये सपोज दैट ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन है। अब आप बात को समझिएगा। बात को समझना ये है कि हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज गति करता है, अगर कोई भी चीज गति करेगा तो उसकी ऊर्जा में हानि होती है, और जब हानि होगा तो एक समय के पश्चात वो गिर जाएगा या रुक जाएगा। जैसे आपसे ही कहा जाए कि आपको एक ग्राउंड का चक्कर लगाना है, तो आप जब चक्कर लगाएंगे तो आपकी ऊर्जा लॉस होगी, और एक समय ऐसा आएगा जब आप चक्कर लगाते लगाते पूरी तरीके से थक जाएंगे। उसके बाद एक समय पर आपको रुकना है ही नहीं, तो एक समय आएगा ना कि आप बेहोश होकर गिर जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इन कक्षाओं में घूमते हैं। तो जब घूमते हैं तो ये क्या करते हैं, इनको ये घूमते घूमते इनका ऊर्जा हानि होनी चाहिए, और एक समय आएगा जब नाभिक में गिर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, नाभिक प्लस होता है। हम जानते हैं माइनस प्लस की ओर आकर्षित होता है, तो ये नाभिक इसको खींचेगा अपनी ओर। खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो यहाँ पे ये नाभिक जिस बल से खींचता है ना, जो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को, इन सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, तो उसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। उसको अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है,
हम क्या कहते हैं, उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। परंतु जब देखिए जब क्या करता है, ये खींचता है ना, तो यही बात यहाँ पे कहा गया। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले बल को अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। अपकेंद्र बल का मतलब ये कि जब एक इधर से एक विपरीत बल लगता है, ठीक है, जब इसको आकर्षित करता है ना, तो इधर एक विपरीत बल लगता है। क्यों विपरीत बल लगता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इतनी तेजी से गति करता है, इतनी तेजी से कि ये केंद्र जो नाभिक द्वारा लगाया गया अपकेंद्र बल है ना, वो शून्य हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अपकेंद्र बल के कारण जो बाहर से एक फोर्स लगता है, जैसे मौत का कुआं आपने देखा है, तो मौत के कुएं में क्या होता है, जो क्या होता है, बाइक होता है, उसको इतनी स्पीड से चलाया जाता है ना कि उसकी गिरने की संभावना है ना हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो अभिकेंद्र बल है वो वहां पे शून्य हो जाता है अपकेंद्र बल के कारण। क्यों अपकेंद्र बल क्यों लग रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अधिक है। ठीक है, तो वही बात है। सिंपल वे में अगर ना समझ में इतना समझ लीजिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण ही एक अपकेंद्र बल उत्पन्न होगा और अपकेंद्र बल के कारण ही अभिकेंद्र बल का मान शून्य हो जाएगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते हैं। और वो भी समझ में न आया, अभी भी समझ में नहीं आया, तो केवल इतना ही समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है, ठीक है, उस आकर्षण बल को अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इतना तो याद कर सकते हैं ना। अगला आता है पांचवा कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। ठीक है, निम्न मतलब कम ऊर्जा स्तर में रहते हैं, तो परमाणु की इस अवस्था को हम मूल अवस्था कहते हैं। मतलब सामान्यतः मतलब ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षाओं में रहते हैं। मतलब जिन कक्षाओं की ऊर्जा कम होती है उन्हीं कक्षाओं में सामान्यतः इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसी के कारण उस परमाणु तो परमाणु की इस अवस्था को ही हम मूल अवस्था कहते हैं। जिस परमाणु में अधिकतर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक निम्न ऊर्जा स्तर में रहेंगे, तो उस परमाणु की जो अवस्था होगी उसे हम मूल अवस्था कहेंगे। वही बात बताया गया कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं, तो परमाणु की इस अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं। यही है जो हमें इस मॉडल में मुख्यतः हमें बताया गया है, और भी बहुत सारे इस मॉडल में बताया गया है। ठीक है, एक इस पर बुक ही है, बट ये है कि हमें उतना ही जानना है जितना आपके बोर्ड एग्जाम में आए और जितना आपके क्लास 12 के सिलेबस में है। इतना हमने बता दिया, समझ गए ना। आते हैं अगले पर। अगला हमारे यहाँ पे ये बात बताया गया, देखिए इसमें देखिए कोई भी मॉडल है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकाला गया है। जब ये मॉडल प्रस्तुत किया बोर्ड ने, तो इसमें भी बहुत सारी कमियां निकालने लगे वैज्ञानिक। कमी निकालने में तो बहुत सारे लोग माहिर होते हैं, तो उसी प्रकार वैज्ञानिकों को भी ये कर्तव्य होता है कि जो कमियां हैं उनको बताया जाए, क्योंकि जब कमियां पता चलेगी तभी तो हम उसको सुधार सकते हैं ना। तो इस मॉडल में भी फिर से कमियां निकाला गया। वही बात लिखा है, बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं या कमियां कहें या सीमाएं कहें। अब देखिए इसकी क्या क्या कमियां हैं या सीमाएं हैं। 3 इसकी कमियां हैं। पहला, यह मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता था। इसका मतलब क्या है, ये केवल एक जिस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उसी को स्पष्ट करेगा, व्याख्या करेगा। मान लेते हैं कोई परमाणु है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी व्याख्या ही नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि हीलियम है, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाएगा। केवल हाइड्रोजन का ही तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन की व्याख्या कर पाएगा। अगर मान लेते हैं लिथियम है Li, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाएगा। व्याख्या करना है तो आपको क्या करना होगा कि पहले लिथियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, मतलब लिथियम जो Li है इस पर 2+ आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तब जाकर अब इसकी व्याख्या कर पाएगा। समझ रहे हैं। तो इसीलिए केवल 1 इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या कर सकता था। इसकी ये कमियां थी। ठीक है, दूसरी कि यह मॉडल हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। जो हाइड्रोजन की सूक्ष्म स्पेक्ट्रम है उसकी भी व्याख्या नहीं कर सका। तीसरा है कि यह मॉडल जो जीमेन प्रभाव है उसकी भी व्याख्या नहीं कर सका। तो जीमेन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये 3 चीजें हैं जिनकी व्याख्या वो नहीं कर सका।
मैं आशा करता हूँ कि सबसे पहला जो टॉपिक है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, हालांकि ये सब टॉपिक हमने बहुत ही पहले करा दिया है, बट क्या है कि वन शॉट वीडियो है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यू हैं, मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत से पुराने भी स्टूडेंट हैं जो मुझसे पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सबको अनिवार्य है कि जानना टॉपिक। ठीक है, मैं कह दूं कि जाके ये टॉपिक पढ़ लीजिए तो आप भी कहेंगे कि सर बता दीजिए, वन शॉट वीडियो है। तो मैं समझ सकता हूँ। तो वही है कि जितना संभव हो रहा है उतना तो मैं टॉपिक को करा ही रहा हूँ। ठीक है, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप भी मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। आपके लिए यदि समय दिया जा रहा है तो आप भी अपने लिए ही समय दीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी इस चैप्टर के बहुत सारे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम देख लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा हमारा प्रश्न है, यह भी आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से आप समझेंगे। कहा गया है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से परमाणु की संरचना के लिए क्या सूचना प्राप्त हुआ। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण जो प्रकीर्णन प्रयोग है उससे हमें परमाणु की संरचना के लिए क्या हमें सूचना प्राप्त हुआ, मतलब परमाणु की संरचना के बारे में क्या हमें पता चला, इसकी आपको व्याख्या करना है। अगर मैं सिंपल वे में कहूँ ना, तो आपको रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको करना है। 2000 देख रहे हैं 18 में, 19 में, 20 में, फिर से 21 में, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से आप समझेंगे, आपको एक एक बात समझ में आएगा। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, रदरफोर्ड ने कैसे इसका प्रयोग किया, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ तो हमने लिखा हुआ है, थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें हैं जिसको आपको जान लेना आवश्यक है। यदि आप जान लेते हैं तो उसके बाद ये तो नियम ऐसे ही आपको सब याद हो जाएगा। तो समझते हैं। तो देखिए रदरफोर्ड एक नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सोने की पतली सी पन्नी लिया, बहुत ही पतली सी पन्नी लिया। ठीक है, एक सोने की पतली सी बहुत ही पतली सी पन्नी लिया। जैसे ये एक सोने की बहुत ही पतली सी पन्नी उन्होंने लिया, और इस सोने की पतली सी पन्नी पर उन्होंने क्या किया, मान लेते एक सोने की पतली सी पन्नी लिया। तो पन्नी है, पन्नी का मान लेते बहुत ही छोटा है, इसका मतलब मान लेते सपोजेट एक परमाणु की तरह उन्होंने माना। तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है ना। तो इस सोने की पतली सी पन्नी में भी नाभिक होगा। तो उसी प्रकार रदरफोर्ड ने यह देखा कि जब एक सोने की पतली सी पन्नी में इन्होंने अल्फा कणों का बौछार कराया, जब इस पे क्या कराया, अल्फा कणों का बौछार, अल्फा कणों का बौछार कराया। ठीक है, अल्फा कणों का इन्होंने जब इस सोने की पतली सी पन्नी पर इन्होंने अल्फा कणों का इस तरीके से बौछार कराया, तो इन्होंने पाया, इन्होंने जब इस प्रकार बौछार कराया तो इन्होंने देखा कि जब इन्होंने बौछार कराया तो इन्होंने देखा कि कुछ अधिकतर अल्फा कण जो होते हैं वो सोने की पतली सी पन्नी से सीधे आर पार निकल जाते हैं। ठीक है, अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली सी पन्नी से सीधे आर पार निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे ये निकल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। पहला इन्होंने यही देखा कि जब इन्होंने सोने की पतली सी पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार कराया तो इन्होंने देखा कि अधिकतर जो अल्फा कण हैं वो सोने की पतली सी पन्नी से सीधे आर पार निकल जा रहे हैं। ठीक है, परंतु कुछ अल्फा कण हैं, इन्होंने देखा कि बहुत कम अल्फा कण, बहुत ही कम अल्फा कण ये सोने की पतली सी पन्नी से टकराकर क्या हो जाते हैं, इस तरीके से विक्षेपित हो जाते हैं। बहुत ही कम अल्फा कण इस सोने की पतली से पन्नी पर टकराकर क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाते हैं, विक्षेपित मतलब भटक जाते हैं। ठीक है, जाना तो सीधे चाहिए था पर ऐसे चले गए। और मतलब ना मात्रा में हम कह सकते हैं जैसे 100 में से 1 या 2। ठीक है, तो उस तरीके से बहुत ही कम अल्फा कण जिस मार्ग से गए हुए होते हैं उसी मार्ग से पुनः ये वापस लौट आते हैं। ठीक है, यही इन्होंने 3 बातें बताई।
तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली सी पन्नी लिया और उस पर अल्फा कणों का बौछार कराया तो पाया कि, देखा कि नहीं कह सकते, पाया कि, क्योंकि हम अल्फा कणों को तो देख ही नहीं सकते, अपनी नग्न आंखों से तो हम देख ही नहीं सकते ना, तो इसलिए इन्होंने पाया। ठीक है, हम लिखेंगे बौछार कराया तो पाया कि, पाया क्या इन्होंने पाया, सबसे पहला इन्होंने यही पाया कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली सी पन्नी से आर पार निकल जाते हैं। मतलब 100 में से अगर देखा जाए तो 100 में से 90 ऐसे अल्फा कण हैं जो सोने की पतली से सीधा आर पार ये निकल जा रहे हैं। ठीक है, सीधे आर पार निकल जा रहे हैं, तो वही बात कहा गया, अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली सी पन्नी से सीधे आर पार निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। विचलित मतलब भटक जाते हैं, जैसे ये सीधा गया और इससे टकराने के पश्चात ये विचलित हो गया, भटक गए अपने मार्ग से। तो कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तीसरा इन्होंने ये बताया कि बहुत कम अल्फा कण जिस मार्ग से गए हुए होते हैं उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं। मतलब बहुत ही कम ना मात्रा में कुछ अल्फा कण जिस मार्ग से ये गए हुए होते हैं उसी मार्ग से पुनः ये वापस भी लौट आते हैं। ठीक है, यही इन्होंने 3 प्रयोग किया। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये हम बता दें आपको, इसी पर निष्कर्षण इन्होंने निकाला है, उसी बात को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए, इसके बाद हम लिखेंगे रदरफोर्ड का निष्कर्षण। यही रदरफोर्ड का निष्कर्षण किस पर दिया कि इसको एक परमाणु माना ना उन्होंने, तो परमाणु की संरचना के लिए क्या सूचनाएं प्राप्त हुआ, तो वही यही सूचनाएं उनको प्राप्त हुआ। पहला इनकी सूचनाएं क्या है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। जब ये परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है उन्होंने ऐसा माना। क्यों, किस निष्कर्ष पे माना, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जब हम अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कणों का बौछार करा रहे हैं ना, तो सभी लगभग सभी अल्फा कण सीधे आर पार निकल जा रहे हैं। तो आर पार तब क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब परमाणु के अंदर जो है वो सब खोखला है, इसलिए तो अधिकांश अल्फा कण निकल जा रहे हैं बाहर। तो इस पर इन्होंने पहला यही निष्कर्ष दिया कि जो परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, खाली होता है, खोखला होता है। पहला समझ गए। दूसरा, परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इन्होंने दूसरी बात बताया कि जो परमाणु का जो केंद्र है, तो केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। उस समय तक नाभिक के भी खोज नहीं हुआ था, तो परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। धनावेशित भाग क्यों इन्होंने कहा कि धनावेशित भाग होता है, उनको कैसे पता चला, तो पता इस तरीके से चला कि जो अल्फा कण होते हैं ना, ये अल्फा कण पर ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश होता है। क्या होता है, अल्फा कण धनात्मक आवेश होते हैं। और जब अल्फा कणों पर धनात्मक आवेश होता है और इस पर भी धनात्मक आवेश है, तभी तो ये अल्फा कणों को ये प्रतिकर्षित कर रहा है, दूर भगा रहा है। अगर ये प्लस है, अगर ये वाला जो नाभिक है ये अगर ऋणात्मक होता तो ये अपने अंदर ही आकर्षित कर लेता, एक ही जगह पर मिला लेता, अपनी जगह ही इसको रख लेता। क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस और माइनस आकर्षित होते हैं ना, तो ये अपने जगह पर ही रख लेता, परंतु ऐसा ना करके इन्होंने अल्फा कणों का क्या कर दिया, प्रतिकर्षण कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक इसलिए इनको पता चल गया क्योंकि देख रहे हैं ना, इसके मात्र एकदम केंद्र में ही एक धनावेशित भाग है, इसलिए तो ये वापस भी कुछ मात्रा में वापस जिस प्रकार सीधे गए हुए होते हैं उसी प्रकार कुछ अल्फा कण सीधे आ भी जाते हैं। तो इसी पर इन्होंने कहा कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। समझ गए होंगे। तीसरा इन्होंने ये बताया कि परमाणु के जो नाभिक की त्रिज्या होती है, मतलब परमाणु में नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 सेंटीमीटर होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। देखिए, इस चैप्टर के ज़्यादा छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो और 1-2 क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप में ही जो बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी को हम देखेंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है वो देखते हैं हम स्क्रीनशॉट। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो ये हमारा अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। 2020 में, 22 में या फिर से 23 में लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 2024 में भी पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको हम बिल्कुल तैयार कर लेंगे। एक एक बात को समझिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। इससे पहले हमने रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा। उसमें आपने देखा होगा कि जितनी भी बातें बताए ना, उसी के आधार पे, मतलब रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के ही आधार पर रदरफोर्ड ने अपना ये परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब इस मॉडल में हमें क्या क्या बातें बताई गई उसको हम समझ लेते हैं। हमें लिखा गया इस मॉडल के अनुसार क्या क्या बताई गई उसको हम समझ लेते हैं। पहला है कि परमाणु अति सूक्ष्म, गोलाकार और विद्युत उदासीन होता है। रदरफोर्ड ने ये बताया ना कि जो परमाणु होता है वो अति सूक्ष्म होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है, गोलाकार होता है, एक गोले के जैसा होता है, और विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब क्या है, परमाणु भी एक कण ही है, परंतु कितना होता है, अति सूक्ष्म होता है। दूसरा इन्होंने कहा कि परमाणु का समस्त धनावेश, ठीक है, परमाणु का जो समस्त धनावेश और वह द्रव्यमान, जो परमाणु का समस्त धनावेश भाग और जो द्रव्यमान होता है परमाणु का, वो परमाणु के केंद्र में होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने, रदरफोर्ड ने बताया कि ये कोई भी परमाणु है तो इस परमाणु का जो द्रव्यमान होगा ना, इस परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो इसके केंद्र में होगा। और वही बात इन्होंने कहा, परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में होता है। हम ये बात जानते हैं कि परमाणु का समस्त जो धनावेश भाग होता है वो इसके नाभिक में होता है, केंद्र में होता है। वही बात इन्होंने बताया है। बात समझ में आ गया। आते हैं तीसरे पे। तीसरा है नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 सेंटीमीटर कोटि, वह परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की कोटि होती है। इसका मतलब क्या है कि परमाणु की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻12 सेंटीमीटर की कोटि होता है, और परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। देखिए, मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया कि इसमें इन्होंने कुछ डिफरेंट कर दिया। जैसे रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, तो उसमें इन्होंने ये बताया है कि नाभिक की जो त्रिज्या हो वो 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, ठीक है, माना 10⁻⁻15, यहाँ पे 15 दिया गया है, -15 उन्होंने बताया है। परंतु इसमें जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया तो उसमें कुछ चेंजेस किया और उन्होंने बताया कि नाभिक की जो वास्तविक त्रिज्या होती है वो 10⁻12 सेंटीमीटर होता है, और परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। समझ गए होंगे। अगला आता है कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इतनी तो बात हम जानते हैं कि ये नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षाएं इस प्रकार होती हैं, और इन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार घूमते हैं, ये बात हम जानते हैं। वही बात ना कहा गया, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने कमियां या सीमाएं। अब इसकी क्या क्या, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमियां हैं, क्या इसकी सीमाएं हैं, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, इसकी कमियां क्या है पहले मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, हम जानते हैं कि, समझिएगा, हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति करता है। इतनी बात जानते हैं हम। तो कोई भी बात, अभी हमने कुछ देर पहले भी बताया था कि मान लेते हैं आप ही हैं, एक ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, तो आपकी एनर्जी लॉस होगी, ऊर्जा की कमी होगी, और जब कमी होगी तो एक समय आएगा कि आप बेहोश होकर गिर जाएंगे। ठीक है, यदि आप रुके नहीं, लगातार दौड़ते रहें तो एक समय आएगा कि आप गिर जाएंगे। उसी प्रकार क्लार्क मैक्सवेल एक नामक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जब ये मॉडल दिया था तो रदरफोर्ड से पूछा उन्होंने कि ये बताइए, जो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये गति कर रहे हैं,
तो गति कर रहे हैं तो इनकी ऊर्जा में हानि होनी चाहिए, और हानि हो रही है, जो अगर इसकी ऊर्जा में हानि हो रही है तो इसकी धीरे धीरे इसकी गति कम हो जाएगी। जो ये गति कर रहा है जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन, और ऊर्जा में हानि होगी तो उसकी धीरे धीरे उसकी गति कम होगी, और जब गति कम होगी तो एक समय आएगा जब नाभिक में ये इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यही क्लार्क मैक्सवेल ने रदरफोर्ड से पूछा, और रदरफोर्ड के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। यही इनकी मुख्य कमियां यही है। अब वही बात को हमने यहाँ पे लिखा है, हमने लिखा है कि क्लार्क मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर, मतलब क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत भी दिया है, तो उसके आधार पर उन्होंने यही कुछ बात बताया है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब जब कोई भी कण वृत्ताकार या कोई भी गति करता है, तो अगर मतलब विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में इन्होंने यही बताया कि जब कोई कण एक वृत्ताकार मार्ग में अगर गति करता है तो उसकी ऊर्जा में हानि होती है, एक समय के पश्चात वो क्या हो जाएगा, गिर जाता है। इसी प्रकार उन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में बताया है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं क्लार्क मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इतना आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर जब ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार गति करता है, मतलब ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन है वो धनावेशित नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार गति करता है, तो इलेक्ट्रॉनों में से लगातार विकिरण के रूप में ऊर्जा की हानि होनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉनों में से क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनों में से विकिरण के रूप में इसमें ऊर्जा की कमी होनी चाहिए, हानि होनी चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों? तो ये जब क्यों उन्होंने पूछा तो इसका कोई भी जवाब नहीं था, जिसके कारण ये मॉडल फेल हो गया। ठीक है, इसी मॉडल जब फेल हुआ तब जाकर जो बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, जो कि हमने सबसे पहले इसी वीडियो में पढ़ा। दूसरा है कि यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्पष्ट नहीं कर सका। ये भी मुख्य इसकी कमियां हैं। कमियां ये हैं कि इन्होंने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये बात नहीं बता पाया कि मान लेते हैं पहली जो कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं बता पाया। जबकि अब तो हमें पता है ना कि 2n² के रूप में भरे जाते हैं। जैसे कि मतलब क्या है इसका कि यदि पहली कक्षा है तो n की जगह पर 1 रख दीजिए, जैसे 2 गुणे 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 गुणे 1 इक्वल टू 2, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। मान लेते हैं दूसरी कक्षा में हमें जानना है तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर कर देंगे और 2 गुणे 4, 4 दूना 8, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो उस समय तक नहीं पता था। उसके बाद जब मॉडल आया बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है, तो तब जाकर हमें ये सब पता चला। तो यही है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 3 टॉपिक हैं। एक और है जो बहुत ही इन सभी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो साइड में मैं फोटो लगा दूंगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइमर श्रेणी, बामर श्रेणियाँ, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमने बहुत ही पहले करा दिया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने लिए स्वयं ही पढ़ाई कर लीजिए। ये सब हमने पढ़ाया हुआ है। आप केवल यूट्यूब पे कितना लिखना है, आप लिखिएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ब्रदर सर, इतना लेकर YouTube पे अभी तुरंत आप सर्च कीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वहां से इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। जब इतना आप पढ़ लेंगे इस टॉपिक को भी, तब जाकर इस चैप्टर का पूरा आपका जो 1 शॉट वीडियो का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सपोर्ट करने के लिए। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, महासंग्राम की वीडियो हिंदी पर, इंग्लिश पे चाहिए, तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम लाएंगे, या न्यूमेरिकल पर महासंग्राम चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।